नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। आज हम देखेंगे मैथ्स और साइंस के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान में सबसे पहले टॉपिक तत्व यौगिक एवं मिश्रण से संबंधित तथ्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 11 के अंतर्गत आता है ये पदार्थ की संरचना के अंतर्गत तत्व यौगिक एवं मिश्रण। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि तत्व यौगिक और मिश्रण का जो मुख्य आधार होता है वो पदार्थ होता है। ठीक है, तत्व यौगिक और मिश्रण का जो मुख्य आधार होता है वो पदार्थ होता है। यह तत्व यौगिक और मिश्रण पदार्थों के तीनों रूप ठोस, द्रव और गैस में हो सकता है। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं वो तीनों रूप में ठोस, द्रव, गैस में हो सकते हैं। और ये जो तत्व यौगिक और मिश्रण आते हैं ये भी पदार्थ के इन रूपों में हो सकते हैं। ये पदार्थ प्रायः दो रूपों में होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा आता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, दो रूपों में होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ में आता है हमारे तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थों में आता है हमारे मिश्रण। तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ में आते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक दोनों क्या आते हैं? शुद्ध पदार्थ में आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, पदार्थों को कुछ हम चार्ट के रूप में बांटे हैं, है ना। पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्मेट में होती है, जिसमें शुद्ध पदार्थ होता है और अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थों को हमने तत्व और यौगिक में बांटा, ठीक है, और अशुद्ध पदार्थों को बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उसमें आता है मिश्रण। और मिश्रण को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है समांगी मिश्रण और दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। अब चलिए देखते हैं कि ये सभी जो है किस तरीके से होंगे, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट बातें आएंगी, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट बायल के द्वारा। ठीक है, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट बायल के द्वारा, और इसकी जो परिभाषा है इसको प्रयोग करके समझाई थी लेवोसियर ने। ठीक है, लेवोसियर नामक एक वैज्ञानिक था जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसने क्या किया था? तत्व की परिभाषा को प्रयोग करके सिद्ध किया था। ठीक है, तो उसने क्या बताया था लेवोसियर ने कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेवोसियर ने बताया था कि तत्व वह पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया कर लें, इसको और छोटे टुकड़ों में हम विभाजित नहीं कर सकते। या सरल शब्दों में अगर हम कहें तो एक समान प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, जिसमें जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के अणुओं से जो है बने होते हैं, अणु परमाणुओं से जो है बने होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही अणु परमाणु है ना, एक ही परमाणु है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? तत्व आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का O2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे O2 लिखा है। अब ये ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है, ओजोन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। मतलब जो अपने समान या एक समान परमाणुओं से बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कभी भी पहचानना रहेगा तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इसमें आता है आपका हाइड्रोजन है ना, जितने भी अणु हैं सब के सब आते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है ना, ये सभी भी तत्व में आते हैं। अब हीरा किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है ना, कार्बन से बना होता है। तो इसमें बहुत सारे कार्बन जो है एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, है ना, कार्बन 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 इस तरीके से बहुत सारे जुड़े रहते हैं। मतलब एक समान परमाणु जो है जुड़े रहते हैं, समूह रहता है उनका। तो ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखिए, अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसको दो भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक तत्व और दूसरा आता है मानव निर्मित तत्व। 92 जो समूह में तत्व होते हैं वे सभी प्राकृतिक तत्व आते हैं, और बाकी जो शेष बचे हैं वो सभी क्या हैं? मानव निर्मित है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। 11 जो तत्व होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, है ना, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
11 जो तत्व होते हैं वे रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, जिसमें हमारे उत्कृष्ट गैस है ना, नोबल गैस आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारे के सारे उत्कृष्ट गैसें हैं, है ना। और गैसें हमारे हाइड्रोजन, ये भी गैस फॉर्मेट में होता है, नाइट्रोजन ये भी गैस में होता है, ऑक्सीजन ये भी गैस में होता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारे के सारे गैस फॉर्मेट में आते हैं। तो कुल 11 तत्व जो होते हैं वे सभी किस में आते हैं, गैस में आते हैं, रूम टेम्परेचर पर गैस में आते हैं। ठीक है, 2 तत्व कमरे के ताप पर द्रव हैं, तो कौन कौन से, एक तो पारा है हमारा और दूसरा है ब्रोमीन, है ना। इसमें से जो पारा होता है वो धातु है और जो ब्रोमीन होता है वो अधातु है। तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी बन सकते हैं कि ऐसे कितने तत्व हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर गैस हैं और ऐसे कितने तत्व हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव हैं, है ना। तो इस तरीके से ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है इस वाले में कि ऐसे कोई कौन से तत्व हैं जो कि धातु हैं और रूम टेम्परेचर पर द्रव भी हैं। तो आपको क्या बताना है, पारा बताना है Hg। और ऐसे कौन से तत्व हैं जो अधातु हैं और रूम टेम्परेचर पर द्रव हैं, तो आपको क्या बतानी है, ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरीके से बतानी है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। गैलियम व सीजियम कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कमरे का ताप होता है, से अधिक ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। जो गैलियम और सीजियम है, द्रव धातु बोलते हैं इसको अपन, ये क्या होते हैं, कमरे के ताप से अधिक ताप पर क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तत्व हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट और आते हैं। जो तत्व होते हैं वो धातु, अधातु और उपधातु तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तत्व के जो परमाणु और अणु होते हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, है ना। परमाणु और अणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब कैसे दोनों प्रकार के, देखिए हाइड्रोजन है तो वो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का क्या है, अणु है। ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का क्या है, अणु है। ये नाइट्रोजन का परमाणु है, ये नाइट्रोजन के अणु है। तो अणु और परमाणु दोनों जो है होते हैं कौन, हमारे तत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने यौगिक की तरफ। तो यौगिक क्या बोलते हैं, अब ये तत्व हो गया हमारे, है ना। अब यौगिक पढ़ते हैं अपन। तो यौगिक में देखिए क्या बोला गया है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व या एक समान जो है अधिक तत्व, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके, एक निश्चित अनुपात में भी मिलेंगे और क्या करेंगे, रासायनिक संयोग करेंगे, और करने के बाद जो नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मिला दीजिए, है ना, और कोई भी रासायनिक संयोग भी नहीं हो रहा है और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए परमाणु और उनके बीच में रासायनिक संयोग जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, अमोनिया है, नमक है, ठीक है, शक्कर है, ये सारे के सारे यौगिक में आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग कैसे बनती है। जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, इसमें अपन देखते हैं CO, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दो यहाँ पे परमाणु है। तो कार्बन का हमारा कितना होता है परमाणु भार, यहाँ पे 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन दोनों को यदि हम अनुपात के रूप में देखें तो कितना होगा, 3:4 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा 3:4 इस तरीके से जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन का यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का हमारा कितना परमाणु होता है, 2 परमाणु होता है, और ऑक्सीजन का हमारा 1 ही परमाणु होता है। तो यदि हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो 1/8 के रेशियो में ये आता है। ठीक, मतलब ये क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, रासायनिक संयोग कहते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को अलग करना चाहें, हाइड्रोजन अगर हम जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहें तो हम रासायनिक संयोग की प्रक्रिया अपनाएंगे कोई सभी, उसके बाद ये दोनों जो है आपस में टूट जाते हैं, है ना। तो ये रासायनिक संयोग करके बने रहते हैं इसलिए ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें इसके कुछ अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे जल है ना, भौतिक विधि मतलब क्या होती है, हाथ से निकाल लेना, छान लेना, है ना, या कोई भी हाथ से किया गया कार्य, उसको हम भौतिक विधि कहते हैं। ठीक है,
जो जल होती है उसको हम भौतिक विधि से नहीं निकाल सकते। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहती है ना। क्या हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं हाथों से? क्या हम ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं अपने हाथों से? नहीं निकाल सकते, है ना। केवल हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक कोई भी विधि हम अपनाएंगे और उस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। रासायनिक विधि या वैदिक रासायनिक विधि के द्वारा हम उनके आयनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है ये। ठीक, यौगिक का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में बनता है। मतलब यौगिक का एक फॉर्मूला भी होता है ना। तत्व केवल एक ही होते हैं, लेकिन यौगिक का क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। एक निश्चित सूत्र, एक निश्चित फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो रासायनिक संयोग करके निश्चित अनुपात में बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं मिश्रण की तरफ। ठीक है, मिश्रण किसको बोलते हैं, देखिए, दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिक, ठीक है, को अनिश्चित मात्रा या अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बना जो नया पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी दो या दो से अधिक तत्व मिल रहे हैं या यौगिक मिल रहे हैं, लेकिन जो इसका अनुपात है वो क्या है, निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है ना। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे हमारा नमक है, पानी है और नींबू का घोल है ना। इसको हम जब मिलाते हैं तो हमारा नींबू पानी बनता है, लेकिन ये इसका मिश्रण अनिश्चित होता है ना। भाई हम नींबू पानी बनाते हैं तो अपने स्वादानुसार नमक डालते हैं, थोड़ा डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, है ना। नींबू की मात्रा भी 1 बूंद या 2 बूंद डाल सकते हैं, तो वो हमारे स्वाद के अनुसार रहेगा। मतलब इसमें जो मिलाई जा रही पदार्थ है, तत्व है, यौगिक है ना, उसका अनुपात निश्चित नहीं होता। यदि हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं तो भी उसका स्वाद जो है वो खारा आएगा, है ना। यदि हम इसमें ज़्यादा नमक मिलाएं तो भी उसका स्वाद भी जो है खारा आएगा, है ना, हल्का सा ज़्यादा खारा आएगा। तो मिश्रण में अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है। चलिए, इनके जो अवयव होते हैं, है ना, इनके अवयवों में कोई रासायनिक बंध नहीं होता, है ना। इनके जो अवयव होते हैं उसमें कोई रासायनिक बंध नहीं होता, अतः इन्हें सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक बंध नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए वायु है ना, कांच है, गन पाउडर है, मिश्र धातुएं हैं, पीतल है आदि। इन सभी को रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा जो है पृथक कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मिश्रण। चलिए, मिश्रण के जो गुण है उसके अवयवी कणों के गुणों के समान होते हैं, है ना। मिश्रण के जो गुण है उसके अवयवी कणों के गुणों के समान होते हैं। जैसे नींबू पानी में का एग्जाम्पल मैंने बताया, यदि नींबू पानी में अपन शक्कर भी मिला देते हैं हल्का सा और उसमें नमक भी मिला देते हैं, तो जब आप नींबू पानी को पिएंगे तो उसमें आपको हल्का सा नमकीन और हल्का सा मीठा का स्वाद दोनों जो है आएगा। मतलब जो उसके अवयवी कण होते हैं उनके गुण भी उसमें मिल जाते हैं, है ना, उनके गुण भी मिल जाते हैं। अलग से टेस्ट नहीं आएगा, हल्का सा नमकीन का भी आएगा, हल्का सा शुगर जो शक्कर मिलाया रहता है उसका भी आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार। तो सबसे पहले आता है हमारा समांगी मिश्रण, दूसरा आता है हमारा विषमांगी मिश्रण, जिसको हम होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस कहते हैं। तो समांगी मिश्रण में जो होते हैं अवयवी कणों का जो संगठन होता है वो समान होता है ना। जो अवयवी कण अपन मिलाते हैं वो उसका जो संगठन होता है वो समान होते हैं, जैसे NaCl और पानी का मिश्रण। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण में आता है हमारे अवयवी कणों का संगठन असमान होता है, जैसे चाक और पानी का मिश्रण। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ठीक है, समांगी मिश्रण हम किसको बोलेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों का जो संगठन है ना, अवयवी घटकों का जो संगठन है वो मिश्रण में प्रत्येक स्थान पर समान रहते हैं। अब जैसे पानी में अपन शक्कर मिलाएं या नमक मिलाएं, है ना, तो उसको घोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए शक्कर और नमक, है ना, कोई भी एक घोल लिए पानी में, अब उसको गिलास में घोल लिए, रख लिए गिलास में, गिलास के बीच से अगर हम निकाल रहे हैं, उसमें नमक घोले हैं और गिलास के बीच से निकाल रहे हैं, उसको स्वाद करके देख रहे हैं अपन चख करके, तो भी हमको क्या लग रहा है, नमकीन लग रहा है। अगर हम ऊपर में भी अगर उसको हम निकालते हैं, ऊपर का भी अगर हम चखते हैं तो भी वो क्या लगता है, नमकीन ही लगता है। मतलब घोलने के बाद, पानी में घोलने के बाद चाहे आप कहीं से भी उसको टेस्ट कीजिए वो नमकीन ही लगेगा, है ना। अगर शक्कर मिलाए हैं तो वो मीठा लगेगा। ठीक है, तो ये जो मिश्रण होती है वो प्रत्येक स्थान पर, है ना, समान रहते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं।
ठीक है। विषमांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों का जो संगठन है मिश्रण में प्रत्येक स्थान पर समान नहीं रहते। ठीक है, जैसे जल और बर्फ का मिश्रण है ना, जल में यदि हम बर्फ मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे घुलता है, तुरंत तो घुलता नहीं है ना, बाद में वो मिश्रण होता है, बाद में वो मिक्स हो जाता है, लेकिन ऊपर में तैरता रहता है वो, तो उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, है ना। मिश्रण एक समान नहीं होता। जैसे जल और तेल है ना, जल में यदि तेल मिलाते हैं तो तेल की बूंदें ऊपर में जो है क्या होती है, घूमती रहती है स्वतंत्र रूप से, ठीक है, पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी भी आता है इसके श्रेणी में, मिट्टी है, सॉइल्स, ये भी सारे इसके श्रेणी में आते हैं। और समांगी मिश्रण में क्या क्या आते हैं? वायु आते हैं ना, वायु में हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है वायु में मिक्स रहते हैं, है ना, समान रूप से मिक्स रहते हैं। चलिए और देखते हैं इसके अंतर्गत। देखिए कुछ एग्जाम्पल और दिया है यहाँ पे, जल व एथेनॉल का मिश्रण, सोडा वाटर विनेगर, मिश्र धातुएं, है ना, कॉपर सल्फेट का सलूशन, अमोनीकृत जल, छनी हुई चाय, सारे प्रकार के विलयन, है ना। हाँ, और इसमें देख लेते हैं दूध। दूध एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, दूध एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, दूध में जो है उसके अवयवी कण को हम आसानी से देख सकते हैं। सभी प्रकार के कोलाइडी विलियंस भी विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। रक्त भी विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। ये क्या है? रक्त एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, निलंबन, ये सारे उसमें आते हैं विषमांगी मिश्रण में। ठीक है, तो जो समांगी मिश्रण होता है वो पूर्णतः मिक्स नहीं होते, है ना। इसको हम नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसकी कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, है ना, क्योंकि पूरे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, है ना। ये जो है मिक्स नहीं होते, अलग से पृथक रहते हैं। इसमें क्या होती है? विजिबल बाउंड्री होती है। ठीक है, सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। जितने भी समांगी मिश्रण रहेंगे वो सारे के सारे विलयन के अंतर्गत आएंगे। जैसे चाय है, ऑरेंज जूस है आदि। ठीक है, इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि सारे अवयव घुल जाते हैं, तो हम उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या आते हैं? जो भी कोलाइडी विलयन होते हैं या निलंबन होते हैं, वे सारे के सारे जो है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे बालू और नमक है, चीनी व नमक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? अपने आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हो गए। चलिए अब हम देखते हैं आगे। हाँ, अब आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल संकल्पना क्यों दी गई है? जैसे कोई पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और भी वो छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो इन पार्टिकल को मापने के लिए, है ना, मोल संकल्पना दिया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है एवोगेद्रो नंबर। ठीक है, एवोगेद्रो नंबर, आवोगेद्रो संख्या इसको बोलते हैं, जो कि होता है पार्टिकल के रूप में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल होती है। किसी भी एक मोल पदार्थ में कणों यानी कौन कौन से अणु, परमाणु या आयंस, है ना, की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है किसी भी पदार्थ में, है ना, जो कि कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है ना। इसे हम क्या कहते हैं? एवोगेद्रो नंबर या एवोगेद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान इतना होता है। ठीक है, तो ये हो गया मोल। ठीक है, मोल निकालने के लिए कुछ हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, जो कि आपके संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में काम आती है। ठीक है, जैसे 1 मोल बराबर होता है हमारा दिया गया द्रव्यमान, है ना, बटे मोलर द्रव्यमान। इसको हम ग्राम में भार और अणु परमाणु में भार के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1 मोल बराबर हो जाता है हमारा ग्राम में भार और अणु परमाणु में भार। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा मोल निकालने का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यदि हमारे पास दिए गए हों तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगेद्रो नंबर Na। ठीक है, या कणों की संख्या बटे एवोगेद्रो संख्या, इसी को बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यदि गैसेस के फॉर्मेट में है, उसका हमको आयतन वगैरह फाइंड करनी है या मोल के रूप में निकालनी है। एचटीपी पर यदि गैस का आयतन हमको दिया गया है, तब हम मोल कैसे निकालते हैं? गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर, ये हमारा फार्मूला होता है ना। इसमें आपको गैस का आयतन पूछा जाएगा कि आयतन कितनी है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसका मोल निकाल लेंगे, है ना, कितने मोल पर है। तो मोल कैसे निकालेंगे? अणुओं परमाणुओं की संख्या देखेंगे, है ना, ग्राम में उसका भार देखेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। और मोल निकालने के बाद हम 22.4 के साथ यदि हम गुणा कर देते हैं तो हमारा गैस का आयतन जो है मिल जाता है। तो चलिए
एक क्वेश्चन इस पर आधारित हम देखते हैं। जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर के 10 ग्राम के प्रबलता के साथ गर्म करने पर एचटीपी पर मुक्त CO2 का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, शुद्ध चूने के पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो इस तरीके से ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है एक एक मोल में, ठीक है। तो एक मोल में मैंने बताया था फार्मूला कि ग्राम में भार बटे अणु भार होता है, ठीक है। तो एक मोल का हम इस तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले भार निकालेंगे तो भार आ जाएगा हमारा 100 भार, ठीक है। 100 ग्राम आ जाएगा। कहाँ से आया, क्योंकि अणु भार यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट का देखेंगे, है ना, देखिए यहाँ पे निकाला गया है अणु भार कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आ रहा है। तो यहाँ से 100 आ गया तो भार बराबर कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। अब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, टोटल 22.4 लीटर मैंने बताया था लीटर में आयतन, ठीक है। एचटीपी पर लीटर में आयतन 22.4 होता है, ठीक है। तो 22.4 लीटर जो है CO2 मिलता है यहाँ पे। तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, तो 0.224 लीटर CO2 मिलेगा, ठीक है। तो हमको कितना निकालना है, 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर कितना CO2 का आयतन जो है मिलता है। तो इसके साथ 10 ग्राम का गुणा कर दीजिए। तो इधर भी 10 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएं।